नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का। आज का यह वीडियो बिहार बोर्ड क्लास 9th के इंग्लिश विषय पे है, जिसमें आज हम लोग अध्ययन करेंगे लेसन 4 का, जिसका नाम है टू मेनी पीपुल टू फ्यू ट्रीज। इसके लेखक है मोती निशानी। इससे पहले के तीनों लेसन्स क्वेश्चन आंसर सहित मेरे चैनल के 9th क्लास के इंग्लिश वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। हम चलते हैं लेसन 4 टू मेनी पीपुल टू फ्यू ट्रीज पर। तो आप देख सकते हैं यह है आपका अध्याय टू मेनी पीपुल टू फ्यू ट्रीज। और इस अध्याय में सबसे पहले आज हम लोग इसके जितने भी टफ वर्ड्स हैं उनका मीनिंग हम लोग लिखते चलेंगे। उसके बाद देखिए इसमें कुल 10 पैराग्राफ है। इन 10 पैराग्राफ को हम लोग अच्छे से आसान हिंदी भाषा में इसका अर्थ समझेंगे, ठीक है। और बीच बीच में देखिए यहाँ पे प्रश्नोत्तरी भी है, यहाँ पे प्रश्न है कुछ, फिल इन द ब्लैंक्स है। देखिए यहाँ कुछ प्रश्न है, इन सभी का हल भी करते चलेंगे। फिर इसके बाद देखिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग हल करेंगे। उसके बाद वर्ड स्टडी में कुछ वर्ड प्रॉब्लम है, इनको भी हल करेंगे। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ मिलान करना है, इन सभी को हल करेंगे। यहाँ देखिए ग्रामर में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको भी हल करेंगे। और यहाँ ट्रांसलेशन है, इसको भी लास्ट में बनाएंगे। तो आज इस अध्याय को हम लोग पूरे ख़त्म करने वाले हैं इस वीडियो में। आप मेरे साथ अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना अध्याय। हमारे अध्याय का नाम है टू मेनी पीपुल टू फ्यू ट्रीज। इसका मतलब होगा बहुत सारे लोग और बहुत कम पेड़। इसके लेखक है मोती निशानी, और इन्होंने इस अध्याय के माध्यम से हमारे आज के पर्यावरण की सबसे बड़ी समस्या बढ़ती जनसंख्या और घटते पेड़ पर चर्चा किया है, विस्तृत चर्चा किया है। सबसे पहले तो हम देखिए यहाँ पे मोती निशानी के बारे में लिखा हुआ है, इसको हम लोग समझेंगे। उसके बाद फिर आपको इस बॉक्स में ग्रुप बनाकर कुछ करने के लिए कहा जा रहा है, इसको भी हम लोग समझेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक के जितने भी टफ वर्ड्स हैं इनका मीनिंग आप लिखते चले। कह रहा है कि मोती निशानी ए टीचर एट वेंस स्टेट यूनिवर्सिटी USA। मतलब मोती निशानी जो वेंस स्टेट यूनिवर्सिटी संयुक्त राज्य अमेरिका में एक शिक्षक हैं। यह एक यूनिवर्सिटी है, कहाँ है स्थित? अमेरिका में। और वहीं पे शिक्षक है, कौन? मोती निशानी, ठीक है। इज एन इंटरडिसिप्लिनेरियन होल्डिंग डिग्रीज इन जेनेटिक्स, फिलोसफी एंड साइकोलॉजी। उन्होंने अनुवांशिकी, दर्शन तथा मनोविज्ञान विषयों में डिग्री धारण कर रखा है, ठीक है। देखिए इंटरडिसिप्लिनेरियन का मतलब होता है ऐसा आदमी जो दो या दो से अधिक विषयों को एक साथ जोड़ के पढ़ता है। इसको आप आसान भाषा में समझे, दो या दो से अधिक विषयों को जब एक साथ जोड़ के पढ़ता है तो वह क्या कहलाता है? वह इंटरडिसिप्लिनेरियन कहलाता है, ठीक है। तो मोती निशानी वैसे ही इंटरडिसिप्लिनेरियन थे, ठीक है, अंतः विषयी थे। और उन्होंने जेनेटिक्स, फिलोसफी और साइकोलॉजी में एक साथ डिग्री धारण कर रखा था, ठीक है। He had several publications in genetics, ecology, politics, science, education and language instructions। यानी अनुवांशिकी, पारिस्थितिकी, राजनीति, विज्ञान, शिक्षा और भाषा अनुदेश में उनके बहुत सारे लेख प्रकाशित हो चुके हैं, ठीक है, हुए हैं। इसके बाद कह रहा है कि his essay below provides a brief introduction to the twin problem of overpopulation and deforestation। उनके द्वारा नीचे लिखा गया लेख अत्यधिक जनसंख्या तथा वनों की कटाई से संबंधित जुड़वा समस्या पर एक संक्षिप्त परिचय कराता है, ठीक है, नीचे का स्टोरी। अब देखिए इस दोनों को यहाँ पे ट्विन प्रॉब्लम इसलिए कहा गया है क्योंकि यह दोनों जुड़वा समस्या है, यानी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ज़्यादा जनसंख्या होगा तो ज़्यादा वनों की कटाई होगी, ठीक है। इसको हम लोग विस्तार से इसमें समझेंगे आगे चैप्टर में। आगे कह रहा है कि वर्क इन ए स्मॉल ग्रुप एंड डिस्कस द रिलेशन बिटवीन पॉपुलेशन एंड पोल्यूशन। मतलब आपको एक छोटे से समूह का निर्माण करके जनसंख्या तथा प्रदूषण के बीच संबंधों पर चर्चा करना है, ठीक है, यही कह रहा है आपको करने के लिए। यू मे इंक्लूड दिस पॉइंट्स इन योर डिस्कशन। मतलब आप निम्न बिंदुओं को भी अपने चर्चा में शामिल कर सकते हैं। वो कौन कौन सा बिंदु है? तो पहला है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी जनसंख्या विस्फोट। दूसरा है इट्स इफेक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, यानी हमारे देश पर इसका प्रभाव, ठीक। तीसरा है मोर पीपुल मोर लैंड, मतलब ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा ज़मीन की आवश्यकता पड़ेगी, इस पर भी आप चर्चा कर सकते हैं। और चौथा है डिफॉरेस्टेशन, यानी वनों की कटाई। तो अभी जो आप चर्चा करेंगे इसमें इस चारों बिंदुओं को क्या करना है? शामिल करना है। चलिए अब हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने लेसन को। देखिए हमारा पूरा लेसन 10 पैराग्राफ में बटा हुआ है, जिसमें आपका यह पहला पैराग्राफ है। सबसे पहले तो आप इस पहले पैराग्राफ में जितने भी टफ वर्ड्स हैं उनका मीनिंग आप नोट करते चले अपने कॉपी में, उसके बाद आपको समझने में आसानी होगा। चलिए कह रहा है फर्स्ट लाइन कि ह्यूमन पॉपुलेशन हैव ऑलवेज बीन इन फ्लक्स, यानी मानव जनसंख्या हमेशा से प्रवाह में बढ़ती रही है या परिवर्तनशील रही है। फॉर द सिंपल रीजन दैट एवरी डे सम पीपुल डाई वाइल अदर्स आर बॉर्न। और इसका सरल कारण यह है कि प्रत्येक दिन कुछ लोग मरते हैं तो कुछ जन्म भी ले लेते हैं, ठीक है। इसलिए जनसंख्या क्या होता है? घटते बढ़ते रहता है। थ्रू आउट मोस्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, मतलब हर जगह ज़्यादातर मानव अस्तित्व में द नंबर ऑफ बर्थ वाज स्लाइटली हायर देन द नंबर ऑफ डेथ। मतलब
जन्म लेने वालों की संख्या मरने वालों के मुकाबले थोड़ा अधिक रही है। कॉन्सिक्वेंटली, जिसके फलस्वरूप वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रीव एट अ वेरी स्लो रेट, मतलब विश्व का जनसंख्या धीमी गति से बढ़ता रहा, मतलब वृद्धि हुआ उसमें। लेकिन अब कह रहा है कि अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स एगो, यानी लेकिन कुछ 100 साल पहले, हाउएवर द सिचुएशन बिगेन टू चेंज स्पेशली इन द इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड, मतलब कुछ 100 साल पहले विशेषकर औद्योगिक दुनिया में परिस्थितियाँ बदलने लगी। मतलब जहाँ जहाँ ज़्यादा उद्योग लग गया था, जहाँ जिस देश में ज़्यादा विकास हुआ था, वहाँ की स्थितियाँ बदलने लगी, वहाँ जनसंख्या बढ़ने लगा। ठीक है। विथ एडवांस इन न्यूट्रिशन, सैनिटेशन एंड हेल्थ, पीपुल लिव लॉन्गर एंड मोर ऑफ देम रीच रिप्रोडक्टिव एज, मतलब बेहतर पोषण, स्वच्छता और स्वास्थ्य में प्रगति से लोग लंबी आयु तक जीने लगे और उनमें से अधिकतर लोग प्रजनन की उम्र प्राप्त करने लगे। ठीक है। जैसे जैसे देश का विकास हुआ, वहाँ का पोषण अच्छा होने लगा, हेल्थ अच्छा होने लगा, है ना, साफ़ सफाई अच्छा होने लगा, तो जाहिर सी बात है लोग ज़्यादा जीने लगे। पहले ज़्यादा लोग बचपन में ही मर जाते थे, है ना, जन्म हुआ बच्चे का और बच्चा मर गया। तो ऐसा अब कम हुआ और बच्चा जो है वह सियाना होने लगा। ठीक है। और सियाना होके रिप्रोडक्टिव एज यानी प्रजनन का उम्र प्राप्त करने लगा। ठीक है। तो जाहिर सी बात है जनसंख्या क्या होगा, बढ़ने लगेगा। रिप्रोडक्टिव एज का मतलब होता है प्रजनन का उम्र, यानी ऐसा उम्र जब बच्चा अगले संतान को के उत्पादन करने के लिए सक्षम हो जाए, उसको क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव एज कहते हैं। यानी वही 15, 16, 17 साल का एज तक वो रिप्रोडक्टिव एज कहते हैं। तो वही कह रहा है कि लोग, ज़्यादातर लोग क्या हुए, रिप्रोडक्टिव एज को प्राप्त करने लगे, प्रजनन की उम्र प्राप्त करने लगे। दस फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर स्पीसीज एग्जिस्टेंस, इस प्रकार हमारे मानव जाति के अस्तित्व में पहली बार द बैलेंस बिटवीन द नंबर ऑफ डेथ एंड बर्थ हैज़ बीन सिग्निफिकेंटली डिस्टर्ब्ड, मतलब पहली बार हमारे मानव जाति के अस्तित्व में जन्म और मृत्यु की संख्या के संतुलन में बड़ा व्यवधान आया। ठीक है। मतलब कम लोग मरने लगे और ज़्यादा लोग जन्म लेने लगे, रहने लगे इस पृथ्वी पर। Consequently, फलस्वरूप, ड्यूरिंग द लास्ट 3 centuries और सो द ग्लोबल ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ बीन रिपीटेडली गोइंग अप। ड्यूरिंग लास्ट 3 centuries, देखिए पिछले 3 शताब्दियों से, यानी 18वीं, 19वीं तथा 20वीं शताब्दियों में क्या हुआ, द ग्लोबल ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ बीन रेपिडली गोइंग अप, यानी विश्व का जनसंख्या में तेज गति से वृद्धि होने लगी। ठीक है। एवरी ईयर इन फैक्ट द वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोज बाई मोर देन 80 मिलियन पीपुल, यानी प्रत्येक वर्ष वास्तव में विश्व की जनसंख्या में 8 करोड़ से ज़्यादा लोगों की बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है। 80 मिलियन मतलब 8 करोड़ लोग, 1 मिलियन को 10 लाख कहते हैं। ठीक है। इट इज़ फॉर इंस्टेंस सोबरिंग टू रिकॉल दैट, यानी उदाहरण के लिए, आपकी बुद्धिमत्ता के लिए आपको याद दिलाना चाहूँगा, फॉर एवरी 11 ह्यूमन बींग्स एलाइव नाउ ओनली 1 वाज एलाइव इन द ईयर 1950, यानी आज के प्रत्येक 11 जीवित मनुष्य की तुलना में 1950 में केवल मात्र 1 मनुष्य ही जीवित था। ठीक है। अगर अभी आप 11 आदमी को देख रहे हैं तो 1950 में मात्र 1 आदमी ही था। ठीक है। चलते हैं अगले पैराग्राफ पे। सबसे पहले इस 2 नंबर पैराग्राफ के टफ वर्ड्स को आप नोट करते चले, उसके बाद हम इसको समझते हैं। देखिए, ऑन फर्स्ट साइट, यानी पहली नज़र में, इट में अपियर दैट, हमें ऐसा लग सकता है कि व्हेन इट कम्स टू समथिंग एज वैल्यूएबल एज ह्यूमन बींग, जब मानव जैसे बहुमूल्य रचना की बात है, द मोर वी हैव द बेटर ऑफ वी आर, तो इसकी संख्या जितनी ज़्यादा होगी हमारी स्थिति उतनी ही बेहतर होगी। इसके कहने का मतलब है कि पहली नज़र में तो हमको ऐसा लग सकता है कि जितना ज़्यादा हमारा जनसंख्या बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा हमारा स्थिति अच्छा होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा लोग होगा उतना ही ज़्यादा लोग कमाएगा, खाएगा, है ना, उतना ही ज़्यादा उत्पादन करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए आगे क्या कह रहा है, इन सम वेज, कुछ अर्थों में, दिस इज़ ट्रू, यह बात सही भी है, कुछ अर्थों में यह बात सही भी है। ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल, मोर पीपुल आर लाइकली टू जनरेट मोर इन्वेंशंस, सभी चीज़ें समान रहने पर भी अधिक लोग होंगे तो अधिक आविष्कार करेंगे। ठीक है। मोर टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू, अधिक लोग होंगे तो अधिक तकनीकी सफलता हासिल करेंगे। उसके बाद कह रहा है कि एंड मोर कॉरपोरेट प्रॉफिट्स, यानी अधिक लोग अगर होंगे तो कंपनियां भी बहुत ज़्यादा लाभ कमाएंगी। ठीक है। बट टेकन एज अ होल, मोस्ट इकोलॉजिस्ट आर कन्विंस्ड दैट वर्ल्ड इज ऑलरेडी ओवर पॉपुलेटेड, लेकिन अगर समग्र रूप से इसे देखा जाए तो अधिकांश पर्यावरणविद मानते हैं कि हमारा विश्व बहुत ज़्यादा जनसंख्या वाला हो चुका है। ठीक है। चलते हैं अगले पैराग्राफ पे। अगला पैराग्राफ का पहले टफ वर्ड्स आप लिखते चले, 3 नंबर का।
कह रहा है कि ह्यूमन पॉपुलेशन कैन नॉट कंटिन्यू टू ग्रो इनडिफिनिटली फॉर द सिंपल रीजन दैट द वर्ल्ड इटसेल्फ इज फाइनाइट। हमारी दुनिया सीमित है, सिर्फ इसी कारण से मानव जनसंख्या असीमित रूप से बढ़ते नहीं रह सकती है। मोर पीपुल विल नीड मोर फूड देन दे नीड नाउ। ज़्यादा लोग होंगे तो उन्हें ज़्यादा भोजन की ज़रूरत होगी। एंड देयर फॉर द प्रोसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन विल कंटिन्यू सो दैट इवेंचुअली वाइल्ड ट्रीज विल वैनिश। और इसलिए वनों की कटाई की प्रक्रिया जारी रहेगी और अंततः जंगली पेड़ जो होंगे वह क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ठीक। एज द पॉपुलेशन गोज अप, जनसंख्या में जितनी ज़्यादा वृद्धि होगी, सो डज पोल्यूशन ऑफ रिवर्स, लेक्स, एयर, ड्रिंकिंग वाटर एंड सॉइल। और जनसंख्या में जितनी ज़्यादा वृद्धि होगी, नदियाँ, झीलें, हवा, पीने का पानी उतना ही ज़्यादा प्रदूषित होंगे। ठीक है। विथ मोर पीपुल, ज़्यादा लोगों से, बोथ टाउन एंड कंट्री विल मोर क्राउडेड, मतलब शहरों तथा गाँवों में भीड़ बढ़ती जाएगी। द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड द वैल्यू वी प्लेस ऑन ह्यूमन लाइफ विल कंटिन्यू टू इरोड। जीवन की गुणवत्ता और मानव जीवन के मूल्य भी नष्ट होते जाएंगे। ठीक है। वेन द पॉपुलेशन इज स्टेबल, अगर जनसंख्या स्थिर रहेगी, इंक्रीज इन सच थिंग्स एज फूड प्रोडक्शन, नंबर ऑफ फिजिशियंस और हॉस्पिटल्स आर ऑफन tantamount to improve the quality of life, but such increase often fail to keep pace with population growth। मतलब अगर जनसंख्या स्थिर रहेगी तो खाद्यान्न उत्पादन, ठीक है, नंबर ऑफ फिजिशियन यानी चिकित्सकों की संख्या, डॉक्टरों की संख्या या हॉस्पिटल्स की संख्या में क्या होगा, वृद्धि से मानव जीवन की गुणवत्ता सुधरेगी। ठीक है। परंतु इस प्रकार की वृद्धि प्रायः जनसंख्या वृद्धि का मुकाबला नहीं कर पाती। ठीक है। सच इंक्रीज ऑफन फेल टू कीप पेस विथ पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगा तो ये सब इम्प्रूव नहीं हो पाएगा। ठीक है। हायर पॉपुलेशन डेंसिटी इज ऑल्सो लाइकली टू एक्सरवेट क्राइम, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वारफेयर। मतलब ज़्यादा जनसंख्या घनत्व हो जाने से अपराध, ठीक है, एक्सरवेट क्राइम मतलब अपराध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब जातीय विवाद, आप देखते होइएगा हिंदू मुस्लिम ये सब टाइप का जो विवाद होगा वो बढ़ेगा। एंड वारफेयर, युद्ध का आशंका भी होने लगेगा। ठीक है। तो ये सब ज़्यादा जनसंख्या के बढ़ जाने से ये सब समस्या उत्पन्न होने लगेगा। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है। अब चलते हैं हम अगले पैराग्राफ पे, 4 नंबर और 5 नंबर पे। इस दोनों का जितना भी टफ वर्ड्स है उसका मीनिंग आप पहले लिखते चले, हम समझते हैं इसको। कह रहा है कि द अमेरिकन गवर्नमेंट, टू टेक अनदर एग्जाम्पल, estimates that some 60,000 Americans die each year from respiratory disease which are in turn caused by human made pollution। मतलब अमेरिकी सरकार के आकलन के मुताबिक प्रति वर्ष 60,000 लोग श्वसन संबंधी बीमारियों से मर जाते हैं। ठीक है। और यह रोग कैसे होता है, तो यह रोग मानव द्वारा फैलाए गए प्रदूषण से होता है। ठीक। 14 अमेरिकन्स डाई ईच डे ऑफ अस्थमा एग्रीवेटेड बाई एयर पोल्यूशन। प्रतिदिन 14 अमेरिकी नागरिक दमा की बीमारी से मर जाते हैं। यहाँ देखिए अस्थमा का मतलब दमा होता है। ठीक है। और यह दमा कैसे होता है, तो हवा के प्रदूषण से होता है। इसके बाद कह रहा है आगे, 3 times द इंसिडेंस ऑफ जस्ट 20 years ago। ठीक है। इसका मतलब यह हुआ मरने वालों की यह संख्या 20 वर्ष पहले के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा हो चुका है। ठीक है। यानी 20 वर्ष पहले 14 लोग नहीं बल्कि लगभग 4 लोग ही मरते थे। ठीक है। अब कितना लोग मरने लगे हैं, 14 लोग मरने लगे हैं। ठीक है। इस लाइन का कहने का मतलब यही होगा। देखिए आगे कह रहा है कि नीडलेस टू से, यानी यह कहने की आवश्यकता नहीं है, द सिचुएशन इन सिटीज़ लाइक लॉस एंजल्स, काठमांडू, मैक्सिको एंड शंघाई इज इवन वर्स। यानी लॉस एंजल्स, काठमांडू, मैक्सिको तथा शंघाई जैसे बड़े बड़े शहरों की स्थिति और भी खराब है, और भी वर्ष हो चुकी है। इन ऑल दीज केसेज द सिचुएशन कुड बी कंसिडरेबली इम्प्रूव्ड बाई कंट्रोलिंग पोल्यूशन एंड पॉपुलेशन। और इन सभी मामलों में, इन ऑल दीज केसेज, इन सभी मामलों में जनसंख्या में और प्रदूषण पर नियंत्रण करके परिस्थितियों को काफ़ी सुधार किया जा सकता है। यानी अगर हम जनसंख्या और प्रदूषण को सुधार ले, खाली जनसंख्या को सुधार ले, तो बहुत हद तक इन सभी समस्याओं पर काबू पा सकते हैं। ठीक। आगे देखिए, मोर ओवर, यानी इसके अलावा, द वर्ल्ड एज वी हैव सीन फेसेज सच फ्राइटनिंग प्रॉब्लम्स।
मतलब इसके अलावा जैसा कि हम देखते हैं यह दुनिया बहुत से भयावह समस्याओं का सामना कर रहा है। जैसे वह कौन कौन सा समस्या है, तो देखिए आगे कह रहा है डिजर्टिफिकेशन यानी मरुभूमिकरण, ठीक है। आगे कह रहा है डिप्लेशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज दैट इज पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड हीलियम। अनवीकरणीय संसाधनों जैसे पेट्रोल, प्राकृतिक गैस तथा हीलियम इत्यादि का क्षय, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, जो अनवीकरणीय संसाधन है जैसे पेट्रोल है, डीजल है, नेचुरल गैस है, जो हम लोग घर में खाना बनाते हैं एलपीजी से, ये सब का क्या कर रहे हैं, ये सब को ख़त्म करते जा रहे हैं, ठीक है, डिप्लेट करते जा रहे हैं। इसके बाद है एसिड रेन यानी अम्ल वर्षा, ठीक है। प्रदूषण जब ज़्यादा वायु में बढ़ जाता है तो क्या होता है, हमारी पृथ्वी पर एसिड रेन होता है, उससे बहुत सारा खतरा होता है। लॉस ऑफ वाइल्ड स्पीसीज यानी जंगली प्रजातियों का नाश। ज़्यादा प्रदूषण से क्या होगा, जंगली जो प्रजाति है, बहुत सारे जीव जंतु है, वे नष्ट होते जा रहे हैं। अगला है ओजोन लेयर डिप्लेशन यानी ओजोन परत जो है वह क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है। कैसे, प्रदूषण से। ओजोन हमें सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाता है और उसको ही हम लोग क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, यानी हम लोग अपने थाली में ही छेद कर रहे हैं। अगला है एंड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब होता है हरित गृह प्रभाव, यानी इस ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण हमारा जो पृथ्वी का वायुमंडल है वह क्या हो रहा है, वह और गर्म हो रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ जनसंख्या और प्रदूषण ही हमारा समस्या नहीं है, इसके अलावा ही बहुत सारे डरावने समस्याएं हैं जो हमारे पर्यावरण को खराब कर रहा है, ठीक है। अब चलिए आगे कह रहा है कि ए यूनाइटेड नेशन 1993 डॉक्यूमेंट पुट्स इट दिस वे। कहने का मतलब है कि 1993 में संयुक्त राष्ट्र के एक दस्तावेज ने इस तथ्य को इस तरह प्रस्तुत किया है, पोल्यूशन, साइज एंड रेट ऑफ ग्रोथ आर की एलिमेंट्स इन इन्वायरमेंटल चेंज। यानी जनसंख्या का आकार तथा इसका वृद्धि दर पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रमुख तत्व हैं, ठीक है। एट एनी लेवल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के किसी स्तर पर इंक्रीज्ड पॉपुलेशन, इंक्रीज एनर्जी यूज यानी जनसंख्या की वृद्धि से ऊर्जा के उपयोग में वृद्धि होगी। रिसोर्सेज कंजप्शन एंड इन्वायरमेंटल स्ट्रेस होगा, यानी ज़्यादा संसाधनों की खपत होगी और पर्यावरणीय दबाव में भी वृद्धि होगी। किसके बढ़ने से, जनसंख्या बढ़ने से। ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा ईंधन का खपत होगा, ऊर्जा का खपत होगा, उतना ही ज़्यादा संसाधनों का खपत होगा, ठीक है, और उतना ही ज़्यादा हमारे वातावरण पर्यावरण पे दबाव बढ़ेगा। सो द मोर पीपुल द वर्ल्ड हैज़, द मोर सीवियर दिस प्रॉब्लम्स आर लाइकली टू बिकम। इसलिए संसार में जितने ज़्यादा लोग होंगे ये समस्या उतने ही ज़्यादा गंभीर होते चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए इसके बाद बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहला कह रहा है कि थ्रू आउट मोस्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस द नंबर ऑफ बर्थ वाज स्लाइटली हायर देन द नंबर ऑफ डेथ। मतलब ज़्यादातर मानव अस्तित्व में जन्म लेने वालों की संख्या मरने वाले के मुकाबले थोड़ा अधिक रही है, ठीक है, या तो सही है, ट्रू हो गया। आगे कह रहा है मोर पीपुल विल नीड इवन लेस फूड दैन दे नीड नाउ। कहने का मतलब ज़्यादा लोग होंगे तो उन्हें कम भोजन की आवश्यकता होगी, यह गलत है, ठीक है। ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा भोजन की आवश्यकता होगी, फॉल्स हो गया। 3 नंबर कह रहा है कि विथ मोर पीपुल बोथ टाउन एंड कंट्री बिकम मोर क्राउडेड। मतलब ज़्यादा लोगों से शहर तथा देश ज़्यादा आबादी वाला बन जाएगा, ये तो सही है। चौथा नंबर कह रहा है कि हायर पॉपुलेशन डेंसिटी इज ऑल्सो नॉट लाइकली टू एक्जर्वेट क्राइम, इथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वारफेयर। मतलब ज़्यादा जनसंख्या घनत्व से अपराध, जातीय विवाद तथा युद्ध को कम बढ़ावा मिलेगा, यह गलत है। ज़्यादा जनसंख्या होगा तो ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा इन चीज़ों को, ठीक है। 5वां नंबर कह रहा है कि पॉपुलेशन साइज एंड रेट ऑफ ग्रोथ आर की एलिमेंट्स इन द इन्वायरमेंटल चेंज। मतलब जनसंख्या का आकार तथा इसका वृद्धि दर पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रमुख तत्व है, सही बात है, या तो यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन 1993 कहता है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं आगे। देखिए आगे कुछ प्रश्न भी है, 3 प्रश्न है, इन तीनों प्रश्न को आपको हल भी करना है। तो आप तीनों प्रश्नों को पढ़ें और खुद से हल करने का प्रयास करें, ठीक है। नहीं हो रहा है तो आप यहाँ से हेल्प भी ले लें, ठीक। अब हम चलते हैं आगे। 6 नंबर जो पैराग्राफ है, सबसे पहले तो आप इसका टफ वर्ड्स जितना भी है उसका मीनिंग आप पहले लिखते चले, ये बड़ा पैराग्राफ है। ये अगर आपने इसके वर्ड्स को लिख लिया है तो आगे हम समझते हैं इसको। 10 लार्ज एंड रिपीडली ग्रोइंग
population make decisive contributions to all environmental problems। यानी इस प्रकार विशाल तथा तेज गति से बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण संबंधी सभी प्रकार के समस्याओं की वृद्धि में निर्णायक योगदान देती है। जितना भी समस्या होता है वह सब किसके द्वारा होता है? पॉपुलेशन के द्वारा, जनसंख्या के द्वारा। आगे कह रहा है कि इन द लॉन्ग रन यानी अंततः इफर्ट्स टू सेव द बायोस्फीयर डिपेंड इन पार्ट ऑन आवर स्पीसीज एबिलिटी टू रोल बैक इट्स नंबर्स। यानी अंततः जीवमंडल को बचाने का प्रयास कुछ हद तक मानव जाति की आपसी जनसंख्या घटाने की क्षमता पर निर्भर करता है। ठीक, यानी अगर हम अपनी जनसंख्या को घटा लेंगे तो हमारा बायोस्फीयर बचा रहेगा, नहीं तो यह खराब हो जाएगा। ठीक है, येट देयर इज़ अ ब्राइट साइड टू दिस अदरवाइज ग्रीम टेल। मतलब फिर भी इस डरावनी कथा का एक उज्जवल पक्ष भी है। हिस्ट्री एंड कॉमन सेंस टेल अस दैट वी कैन कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। मतलब इतिहास तथा व्यावहारिक ज्ञान हमें कहता है कि हम जनसंख्या वृद्धि पर काबू पा सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं पा सकते हैं, हम जनसंख्या वृद्धि पर काबू पा सकते हैं। द जर्मन एंड स्वीडिश पॉपुलेशन फॉर एग्जाम्पल डिफाई वर्ल्ड ट्रेंड्स एंड आर एक्चुअली डिक्लाइनिंग। उदाहरण के लिए विश्व की इन प्रवृत्तियों को चुनौती देते हुए जर्मनी तथा स्वीडन की जनसंख्या वास्तव में घट रही है। ठीक है, बाकी देशों की जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन देखिए जर्मनी और स्वीडन एक ऐसा देश है जहाँ का जनसंख्या क्या हो रहा है? घट रहा है। इन सच ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज लाइक चाइना, थाईलैंड एंड इजिप्ट द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ हैज स्लोड डाउन रिमार्केबली थैंक्स टू कंसर्टेड गवर्नमेंट एक्शंस। यानी सरकार के ठोस कार्रवाई से चीन, थाईलैंड तथा मिस्र जैसे अत्यधिक आबादी वाले देशों की जनसंख्या की वृद्धि दर में भी काफ़ी कमी आई है। ठीक है, ये जो चाइना, थाईलैंड और इजिप्ट, जो मिस्र जो देश है, यह भी बहुत ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है, लेकिन सरकार के बहुत प्रयास से क्या हुआ, यहाँ का जो वृद्धि दर है, जनसंख्या का वृद्धि दर, उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम जनसंख्या को रोक नहीं सकते हैं, हम प्रयास करके जनसंख्या को रोक सकते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि हाउ डू दिस कंट्रीज मैनेज टू रिवर्स और स्लो डाउन पॉपुलेशन ग्रोथ। यानी इन देशों ने जनसंख्या वृद्धि दर कम करने में कैसे सफलता पाई है। आगे कह रहा है मेनी फैक्टर्स अकाउंट फॉर दिस रिमार्केबल डिक्लाइंस। यानी इन उल्लेखनीय जनसंख्या वृद्धि दर के गिरावट के कई कारण हैं। मतलब इन देशों ने जो अपने जनसंख्या वृद्धि दर को कमाया है, वह ऐसे ही नहीं कमा दिया है, इसके बहुत सारा कारण भी है। क्या क्या कारण है तो देखिए, मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण, लिटरेसी, साक्षरता, मीडिया कैंपेन्स, मीडिया द्वारा प्रचार, रेडली अवेलेबल फैमिली प्लानिंग्स, आसानी से उपलब्ध परिवार नियोजन, कॉन्ट्रासेप्टिव्स यानी गर्भ निरोधक, इक्वल इकोनॉमिक, एजुकेशनल एंड लीगल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन यानी महिलाओं के लिए समान आर्थिक, शैक्षणिक और कानूनी अवसर। तो जनसंख्या वृद्धि दर को कम करने में इन सभी चीज़ों का महत्वपूर्ण योगदान था। क्या है? मॉडर्नाइजेशन मतलब आधुनिकीकरण, मतलब जितने ज़्यादा लोग आधुनिक होंगे उतना ही ज़्यादा उनको अच्छे समझ में आएगा कि ज़्यादा बच्चों की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कम बच्चे ही अच्छे होते हैं। लिटरेसी मतलब जितने ज़्यादा लोग साक्षर होंगे, पढ़े लिखे होंगे, उतना ही ज़्यादा वे जनसंख्या को क्या करेंगे? कम रखने का प्रयास करेंगे। मीडिया कैंपेन्स, मीडिया वालों का भी बहुत योगदान है। हम लोग टीवी से, रेडियो से, न्यूज़पेपर के माध्यम से क्या करेंगे? इसका प्रचार कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि इन देशों ने किया। रेडली अवेलेबल फैमिली प्लानिंग्स मतलब आसानी से उपलब्ध परिवार नियोजन की, मतलब बच्चे पैदा नहीं हो इसके लिए भी बहुत सारे उपाय मार्केट में आज के डेट में अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद है कॉन्ट्रासेप्टिव्स मतलब गर्भ निरोधक दवा, ऐसे दवा है जो खाने से गर्भधारण नहीं होता है। ठीक है, तो यह सब चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं? जनसंख्या वृद्धि दर को कम कर सकते हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है वह इक्वल इकोनॉमिक, एजुकेशनल एंड लीगल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन। मतलब महिलाओं को जब समान आर्थिक, शैक्षणिक और कानूनी अवसर मिलेगा तो महिलाएं भी ज़्यादा समझदार होंगी और उनको भी अच्छे समझ में आएगा कि ज़्यादा बच्चे अच्छे नहीं होते। इसके बाद आगे कह रहा है कि ह्यूमन बींग्स दस नो हाउ टू कंट्रोल देयर नंबर्स। अतः मानव जाति को यह पता है कि अपने संख्या को कैसे नियंत्रित करे। What they have been lacking so far is the resolve to make use of this knowledge। अभी तक जिस चीज़ की कमी हो रही है वह है उस ज्ञान का उपयोग करने का संकल्प। ठीक है, यह जो ज्ञान है कैसे जनसंख्या वृद्धि दर को हम कम करेंगे, इसका अगर हम उपयोग करने का संकल्प ले लें, ठीक है, तो खुद ऑटोमेटिक हमारे देश का जनसंख्या क्या हो जाएगा? घटने लगेगा।
और ऐसा नहीं है कि जनसंख्या घट नहीं सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ जर्मनी और स्वीडन का जनसंख्या घटा है, और बहुत ज़्यादा जनसंख्या वाला देश जैसे चाइना, थाईलैंड और मिस्र ने क्या किया, अपने जनसंख्या वृद्धि दर को कमा दिया है। ठीक, चलिए अगला जो पैराग्राफ है 7 नंबर, इसका जो टफ वर्ड्स है इसका मीनिंग हम पहले लिखते चले, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको समझते चलते हैं। कह रहा है कि लेट अस मूव टू अनदर लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम। अब हम दूसरे दीर्घकालिक समस्या पर विचार करते हैं। लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम मतलब दीर्घकालीन समस्या। और कौन सा समस्या है? द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स ट्रीज, मतलब विश्व में पेड़ों की स्थिति। ठीक है, अभी तक तो हमने बात किया किस पे, पॉपुलेशन पे, जनसंख्या पे। अब हम लोग पेड़ों की स्थिति पर भी चर्चा करते हैं। ठीक है, वन की स्थिति पर। ओनिंग टू रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉवर्टी एंड अदर फैक्टर्स, मेनी थर्ड वर्ल्ड पीपुल आर फोर्स्ड टू मूव इनटू हार्वेस्ट, क्लियर, बर्न और कल्टीवेट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। मतलब देखिए, ओनिंग टू रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ यानी जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि से, पॉवर्टी एंड अदर फैक्टर्स, जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि और गरीबी, और इसके अलावा भी अन्य कारणों से मेनी थर्ड वर्ल्ड पीपुल आर फोर्स्ड टू मूव इनटू हार्वेस्ट, क्लियर, बर्न और कल्टीवेट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। मतलब तीसरी दुनिया के लोग उष्णकटिबंधीय जंगलों को काटने, साफ करने, जलाने और जोत कर खेती करने के लिए बाध्य हुए हैं। देखिए यहाँ थर्ड वर्ल्ड पीपुल का मतलब क्या होगा, तो ये थर्ड वर्ल्ड पीपुल जो है यह गरीब देशों के बारे में बात किया गया है। देखिए पहले आप विश्व युद्ध पढ़े होइएगा, है ना, सामाजिक विज्ञान में हम वीडियो डाल चुके हैं। तो विश्व युद्ध के समय क्या हुआ था, सारा जो विश्व है वह 2 गुटों में बटा हुआ था। तो अमेरिका के तरफ का जो गुट था उसको पहला देश, पहला दुनिया कहते हैं। रूस के तरफ का जो देश था वह दूसरा दुनिया, और बाकी जो बच गया जो किसी देश में शामिल नहीं था, जो खुद गरीब था, तो दूसरे में क्या शामिल होगा वो, है ना, किसी का क्या सहयोग करेगा, किसी को क्या रक्षा करेगा, वो खुद गरीब था या दूसरे देशों का गुलाम था। तो वैसे देशों के लोग जो है वह तीसरी दुनिया के लोग कहलाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा जनसंख्या के बढ़ जाने से और गरीबी ज़्यादा बढ़ जाने से ये जो तीसरी दुनिया के लोग हैं, इन्होंने क्या किया, जितने भी उष्णकटिबंधीय जंगल थे उनको काट छाँट के, ठीक है, उनको काट के सफाई करके, बर्न करके, जला के वहाँ पे खेती करना शुरू कर दिया। ठीक है, जंगल ख़त्म हो गए और वहाँ क्या हो गया, खेती शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि उनको खाने के लिए भोजन चाहिए, और भोजन कहाँ से आएगा, खेती से आएगा। जंगल से तो भोजन आएगा नहीं। इसके बाद कह रहा है कि 10 पॉपुलेशन प्रेशर along with new technologies and the affluent lifestyle of some people exacerbate the problem of deforestation। मतलब इस प्रकार जनसंख्या का दबाव के साथ साथ नई नई तकनीक तथा कुछ लोगों के सुख सुविधा संपन्न जीवन शैली ने वनों की कटाई की समस्या को और बढ़ा दिया है। ठीक है, ए कंट्री लाइक नेपाल हैज जस्ट सो मच एडेबल लैंड। मतलब नेपाल जैसे एक छोटे से देश में भी कृषि योग्य काफ़ी भूमि है। ठीक है, मतलब इतना कृषि योग्य भूमि है कि वो खेती करके अपना काम चला सकते हैं। सो एज द पॉपुलेशन ग्रोज मोर एंड मोर पीपुल आर फोर्स्ड टू कन्वर्ट फॉरेस्ट इनटू फार्म लैंड। इसलिए इस प्रकार जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, अधिक से अधिक लोग जंगल की ज़मीन को खेती वाली ज़मीन में बदलने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ठीक है, जनसंख्या बढ़ेगा तो जंगलों का कटाई होगा, और वहाँ क्या होगा, खेती होगा, क्योंकि लोगों को भोजन चाहिए खाने के लिए। दे मस्ट ऑल्सो कट डाउन मोर एंड मोर ट्रीज फॉर फ्यूल। उन्हें ईंधन के लिए भी अधिक से अधिक पेड़ों को काटना पड़ेगा। ठीक है, द पीपुल ऑफ रिच कंट्रीज आर ऑल्सो गिल्टी। मतलब समृद्ध देशों के लोग भी इसके लिए दोषी हैं। कैसे दोषी हैं? टू सेटिस्फाई वेस्टर्नर्स इनस्टेबल डिमांड्स ऑफ हैमबर्गर्स, मोर एंड मोर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन कंट्रीज लाइक ब्राज़ील आर क्लियर्ड एंड कन्वर्टेड टू पास्चर्स। देखिए पश्चिमी देशों के लोगों की बर्गर की उत्कृष्ट मांग की पूर्ति के लिए ब्राज़ील जैसे देशों के अधिक से अधिक जंगलों की कटाई करके उसे चारागाह में बदल दिया गया है। ठीक, समझिए इसको अच्छे से। टू सेटिस्फाई वेस्टर्नर्स यानी पश्चिमी देशों के लोगों को संतुष्ट करने के लिए इनस्टेबल डिमांड फॉर हैमबर्गर्स। मतलब वहाँ के लोग क्या डिमांड करते हैं? हैमबर्गर्स। यह एक खाने वाला चीज़ होता है, इसमें मीट का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। जाहिर सी बात है, मीट का जब उपयोग होगा तो मीट
कहाँ से आता है? जीव जंतुओं से आता है ना। तो जीव जंतुओं को पालने के लिए जगह चाहिए, ठीक है, और वे जीव जंतु रहेंगे तो उनके लिए चारागाह चाहिए, ठीक है। तो इन जीव जंतुओं को पालने के लिए ब्राज़ील के बहुत बड़े जंगलों के एरिया को क्या कर दिया गया है? साफ़ करके उसको पास्चर बना दिया गया, यानी चारागाह बना दिया गया है, ठीक है, ताकि जीव जंतु वहाँ पे पल सके और उसका मीट पश्चिमी देशों के लोग आराम से खा सके। आगे कह रहा है कि सम रिच पीपुल ऑल्सो बाई महोगनी फर्नीचर, न्यूज़पेपर्स एंड अदर पेपर प्रोडक्ट्स इन वास्ट क्वांटिटीज़। यानी कुछ समृद्ध लोग महोगनी के फर्नीचर, समाचार पत्र एवं अन्य कागज उत्पादनों का व्यापक पैमाने पर क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। इट इज़ फ्राइटनिंग टू रिकॉल, फॉर इंस्टेंस, मतलब उदाहरण के लिए आपको यह याद दिलाना चाहूँगा, हाउ मेनी ट्रीज मस्ट बी फेल्ड टू जस्ट प्रोड्यूस द संडे एडिशन ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स। यानी न्यूयॉर्क टाइम्स एक अखबार है, ठीक है, अखबार है यह एक। न्यूयॉर्क टाइम्स के सिर्फ रविवार के संस्करण को छापने के लिए न जाने कितने पेड़ों को काटा गया होगा। आपको तो पता ही है, पेपर जो होता है वह कहाँ से बनता है? लकड़ियों से बनता है, ठीक है। मेनी फॉरेस्ट्स आर ऑल्सो डैमेज्ड बाई पोल्यूशन, टूरिज्म, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज एंड फैक्ट्रीज एंड सिमिलर प्रैक्टिसेस। प्रदूषण, पर्यटन, भवन तथा फैक्ट्री निर्माण इत्यादि में उपयोग द्वारा भी जंगलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया जाता है। ये बात कह रहा है कि मोर ओवर, यानी इसके अलावा द प्रोडक्टिविटी एंड जनरल हेल्थ ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट इज थ्रेटेंड बाई सच थिंग्स एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर डिप्लेशन, एयरबोर्न पोल्यूशन एंड एसिड रेन। यानी इसके अलावा विश्व के जंगलों की उत्पादकता तथा उनका स्वास्थ्य बहुत सारी चीज़ों पर से प्रभावित हो रहा है। कौन कौन सी चीज़ है? तो वह पहला है हरितगृह प्रभाव, ठीक है, ओजोन परत का क्षय, ओजोन परत का नष्ट होना, और वायुजनित प्रदूषण, ठीक है, तथा अम्ल वर्षा। इन चीज़ों से क्या हो रहा है? हमारे जंगलों का स्वास्थ्य बिगड़ते जा रहा है, ख़राब होते जा रहा है, ठीक है। अब चलिए, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस 8, 9 और 10 पैराग्राफ को एक साथ, इसके जितने भी टफ वर्ड्स है इसका आप मीनिंग नोट कर ले। इसको हम लोग हिंदी समझते हैं अच्छे से। द डिफॉरेस्टेशन क्राइसिस इज़ नॉट न्यू। वनों की कटाई का यह संकट नया नहीं है। मेनी अर्लियर सिविलाइजेशंस इंक्लूडिंग दोज ऑफ द मिडिल ईस्ट, न्यू मैक्सिको एंड ईस्टर आइलैंड एंटिसिपेटेड देयर ओन डिक्लाइन थ्रू ओवर पॉपुलेशन एंड डिफॉरेस्टेशन। मतलब कई प्राचीन मानव सभ्यताएं, मेनी अर्लियर सिविलाइजेशन, कई प्राचीन मानव सभ्यताएं जिसमें मध्य पूर्व, ठीक है, और न्यू मैक्सिको, ठीक है, ईस्टर आइलैंड इत्यादि का जो पतन हुआ, यानी वह ख़त्म हो गया, अत्यधिक जनसंख्या एवं वनों की कटाई के कारण ही हुआ, ठीक है। ये जो सभ्यताएं हैं इनका ख़त्म कैसे हुआ? वही जनसंख्या और वनों की कटाई के कारण। आगे कह रहा है, द डिफरेंस इज़ दैट वी आर डिस्ट्रॉइंग आवर फॉरेस्ट फास्टर एंड ऑन द लार्जर स्केल देन एवर बिफोर। अंतर सिर्फ इतना है कि हम अपने जंगलों का विनाश पहले से ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा व्यापक स्तर पर कर रहे हैं, ठीक है। आगे कह रहा है, अर्लियर इन दिस सेंचुरी फॉरेस्ट कवर्ड अराउंड 40% ऑफ द अर्थ्स टोटल लैंड एरिया। यानी इस शताब्दी के शुरुआत में, अर्लियर इन दिस सेंचुरी, इस शताब्दी के शुरुआत में विश्व के कुल भूमि क्षेत्र का 40% भाग जंगलों से आच्छादित था, यानी जंगलों से घिरा हुआ था। आगे कहा कि बाय दिस सेंचुरीज एंड द फिगर विल स्टैंड एट अबाउट 25%। यानी इस सदी के अंत तक यह सिर्फ 25% तक ही बचकर रह जाएगा, ठीक है। आगे कहा कि द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, यानी जंगलों के विनाश से, इन टर्न कंट्रीब्यूट्स टू सच थिंग्स एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट, irreversible loss of many thousands of species of plant and animals, landslide, soil erosion, siltation of rivers and dams, drought and weather extremes। कहने का मतलब है कि जंगलों के विनाश से बहुत सारा समस्या उत्पन्न होने लगेगा। और वह समस्या कौन कौन है? तो देखिए एक एक करके यहाँ पे चर्चा किया गया है। पहला क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। यह हरित गृह प्रभाव है, यानी यह इसके बढ़ने से क्या होता है, हमारा पृथ्वी का जो तापमान है उसमें वृद्धि होने लगता है, ठीक। इरिवर्सिबल लॉस ऑफ मेनी थाउजेंड ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, हजारों वनस्पतियों और प्रजातियों का क्या हो जाना, लुप्त हो जाना। जीव और पेड़ पौधों का क्या हो जाना, विलुप्त हो जाना, खत्म हो जाना। लैंडस्लाइड, आप देखोगे पहाड़ों पर से अचानक से क्या होता है, भूस्खलन हो जाता है, तो उसको लैंडस्लाइड कहते हैं। वह किसके कारण होता है? जंगलों की कटाई से ही होता है।
सॉइल इरोजन मतलब मिट्टी का कटाव, यह भी जंगलों की कटाई से ही होता है। ठीक है, मिट्टी कट के दह जाता है या फिर हवा के द्वारा इधर से उधर चला जाता है। अगला है सिल्टेशन ऑफ रिवर्स एंड डैम्स, मतलब नदियों में गाद का भर जाना। ठीक है, नदियों में जब गाद भर जाता है तो क्या होता है, बाढ़ विकराल रूप ले लेता है। ठीक है, नदी में थोड़ा भी पानी आएगा तो वह बाढ़ बन जाएगा। क्यों? क्योंकि नदी का जो बीच का पेटी है उसमें क्या भर गया है, गाद भर गया, सिल्ट भर गया है। तो वही कह रहा है सिल्टेशन ऑफ रिवर एंड डैम्स। तो यह भी किसके कारण होता है, जंगलों के काटने से ही होता है। ठीक, अगला है ड्रॉट। ड्रॉट का मतलब होता है सूखा। जंगल ज़्यादा कटाएगा तो क्या हो जाएगा, सुखाड़ हो जाएगा। ठीक है, एंड वेदर एक्सट्रीम्स। वेदर एक्सट्रीम्स का मतलब होता है मौसम अतिशयता। कहने का मतलब ठंडा में बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ने लगेगा, है ना, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगेगा, तो इसको कहते हैं वेदर एक्सट्रीम्स। ठीक, आगे कह रहा है कि फॉर इंस्टेंस, यानी उदाहरण के लिए, एज द ट्रीज ऑफ नेपाल आर कट डाउन इट्स टॉप सॉइल इज ग्रेजुअली बीइंग लॉस्ट एंड इट्स रेन्स आर लाइकलियर टू कॉज डिवास्टेटिंग फ्लड्स इन इंडिया एंड बांग्लादेश। यानी उदाहरण के लिए जिस तरह से नेपाल में पेड़ों को काटा जा रहा है, वहाँ के ऊपरी मिट्टी का क्षय हो रहा है। ठीक है, और यहाँ की वर्षा से भारत और बांग्लादेश में विनाशकारी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। ठीक है, अगला जो पैराग्राफ है इसमें कह रहा है कि द इवेंचुअल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मासिव एंड ऑन गोइंग डिफॉरेस्टेशन आर अनसर्टेन, मतलब बहुत ज़्यादा तथा लगातार हो रहे वनों की कटाई के दुष्परिणाम अंत में क्या होंगे यह तो अनिश्चित है, बट दे आर लाइकली टू डैमेज द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, परंतु इससे पृथ्वी पर जीवन की गुणवत्ता को नुकसान जरूर पहुंचेगा। रिड्यूस द नंबर ऑफ लाइफ फॉर्म्स दैट शेयर द प्लेनेट विथ अस, यानी इस ग्रह पर रह रहे मनुष्य के अलावा और अन्य जीवों की संख्या भी घटेंगे। एंड हैम्पर द एबिलिटी ऑफ द बायोस्फीयर टू सस्टेन लाइफ, यानी जैवमंडल के जीवन धारण करने की क्षमता भी बाधित होगी। ठीक है, आगे कह रहा है कि ह्यूमैनिटी कैन कंटिन्यू टू फेल ट्रीज, क्रॉस इट्स फिंगर्स एंड होप फॉर द बेस्ट, और इट कैन टेक होल्ड ऑफ इट्स फ्यूचर एंड रिवर्स द प्रोसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। कहने का मतलब है कि मानव के पास दो ही विकल्प है। ठीक है, क्या? पहला है ह्यूमैनिटी कैन कंटिन्यू टू फेल ट्रीज, क्रॉस इट फिंगर्स एंड होप फॉर द बेस्ट, मतलब वह विकल्प है कि मानव पेड़ों को काटते रहे, अपने उंगलियों को बंद करके रखे, कहने का मतलब हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहे और अच्छा होने की कामना करे, होप फॉर द बेस्ट। और या दूसरा उपाय यह है कि इट कैन टेक होल्ड ऑफ इट्स फ्यूचर एंड रिवर्स द प्रोसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, अथवा अपने भविष्य की इच्छा को अपने हाथों में लेकर वनों की कटाई की प्रक्रिया को क्या करे वे, रोक दे। ठीक है, और इसी के साथ आपका यह जो अध्याय है यह खत्म भी हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे कुछ प्रश्नावली है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको अभ्यास प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए पहला क्या कह रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन। आपने जो लेसन में पढ़ा है उसी के हिसाब से क्या करना है, इस लाइन को कंप्लीट करना है। ठीक है, कैसे? देखिए पहला है द मोर वी हैव द बेटर ऑफ वी आर। ठीक है, यहाँ ऑफ वी आर होगा। हिस्ट्री एंड कॉमन सेंस टेल अस दैट वी कैन कंट्रोल पोल्यूशन ग्रोथ। ठीक, वैसे ही देखिए तीसरा कह रहा है कि एज द पॉपुलेशन ग्रोज मोर एंड मोर पीपुल आर फोर्स्ड टू कन्वर्ट फॉरेस्ट इनटू फार्मलैंड्स। ठीक है, चौथा है फॉरेस्ट कवर्ड अराउंड 40% ऑफ द अर्थ टोटल लैंड एरिया। ठीक, पांचवा है ह्यूमैनिटी कैन कंटिन्यू टू फेल ट्रीज, क्रॉस इट फिंगर्स एंड होप फॉर द बेस्ट। ठीक है, यह आपको किताब से ही चुन के क्या करना है, इसको लिख लेना है। अब चलते हैं इसके आगे। देखिए कुछ प्रश्न हैं, शॉर्ट में आपको क्या करना है, इसका आंसर देना है। पहला है नेम द कंट्रीज वेयर द पॉपुलेशन ग्रोथ हैज़ बीन स्लो डाउन रिमार्केबली, मतलब ऐसे देशों का नाम बताना है जहाँ पे जनसंख्या क्या हुआ, घट गया। ठीक, दूसरा प्रश्न में कह रहा है कि द प्रोडक्टिविटी एंड जनरल हेल्थ ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट इज थ्रेटेंड हाउ, यानी विश्व का जो जंगल है उसका स्वास्थ्य और उसका उत्पादकता कैसे खराब हो गया है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, अगला कह रहा है कि व्हाट हैम्पर्स द एबिलिटी ऑफ द बायोस्फीयर टू सस्टेन लाइफ, यानी हमारे जैव मंडल में जीवन धारण की क्षमता को कौन प्रभावित कर रहा है। ठीक, और चौथा नंबर है कि हाउ डज डिफॉरेस्टेशन इन नेपाल अफेक्ट इंडिया, यानी नेपाल में वनों की कटाई हमारे भारत देश को किस प्रकार प्रभावित कर रही है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो कोशिश तो आप खुद से ही करें हल करने का, और आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसका आंसर कर लें। लिखा है आप उसको अपने कॉपी में उतारने का प्रयास नहीं करें, आप थोड़ा सा अपना से भी प्रयास करें, कुछ गलत ही लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, वो आपका अपना रहेगा। ठीक है, आप यहाँ से हेल्प ले सिर्फ। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अगले
प्रश्नों पे। देखिए अगला जो है यह लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें थोड़ा आपको लंबा आंसर लिखना है, ठीक। देखिए पहला जो प्रश्न है वह क्या कर रहा है कि वाई हैव ह्यूमन पॉपुलेशन ऑलवेज बीन इन फ्लक्स, यानी मानव जनसंख्या निरंतर परिवर्तन में क्यों रहा है, ठीक है। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं यहाँ से हेल्प लेकर, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 2 नंबर प्रश्न कर रहा है कि व्हाट डज द राइटर मीन बाई रिप्रोडक्टिव एज, हाउ डू पीपुल रीच एट दिस एज, यानी प्रजनन उम्र से लेखक का क्या तात्पर्य है, इस उम्र तक लोग कैसे पहुंचते हैं, ठीक है। तो इसके उत्तर में आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। अब चलिए अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है 3 नंबर, व्हाट इज़ ह्यूमन मेड पोल्यूशन, हाउ हैज़ इट अफेक्टेड अमेरिका, हाउ विल इट अफेक्ट योर लोकेलिटी, मतलब मानव जनित प्रदूषण क्या है, इसने अमेरिका को कैसे प्रभावित किया है, यह आपके मोहल्ले को या आपके आसपास को किस तरह से प्रभावित करेगा, इसके बारे में आपको चर्चा करना है इसमें, ठीक है। तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। कोशिश खुद से ही करें लिखने का, नहीं समझ में आया तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न है 4 नंबर, पॉपुलेशन साइज एंड रेट ऑफ ग्रोथ आर की एलिमेंट इन इन्वायरमेंटल चेंज, एक्सप्लेन विथ एनी 2 एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर ओन सोसाइटी, मतलब जनसंख्या का आकार तथा इसका वृद्धि दर पर्यावरणीय परिवर्तन के लिए प्रमुख तत्व है, अपने समाज में स्थित किसी 2 उदाहरण से इसे विस्तार करें, ठीक है। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज कर ले और इसको नोट डाउन कर ले, फिर आगे बढ़े, ठीक है। सभी प्रश्नों में ऐसा ही करें। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर, हाउ डू कंट्रीज लाइक जर्मनी, स्विट्जरलैंड, चाइना, थाईलैंड एंड इजिप्ट मैनेज टू रिवर्स और स्लो डाउन पॉपुलेशन ग्रोथ, व्हाट डज रिवर्स मीन देयर हेयर, हाउ हैज़ इट बीन पॉसिबल, मतलब जर्मनी, स्विट्जरलैंड, चाइना, थाईलैंड तथा मिस्र जैसे देश किस प्रकार अपने जनसंख्या वृद्धि को कम किया है, यहाँ रिवर्स का क्या अर्थ है और यह कैसे संभव होगा, इसके उत्तर में आप इतना लिख सकते हैं। चलिए आशा है आपने इन सभी प्रश्नों को हल कर लिया होगा, 5 प्रश्न को। हम चलते हैं आगे। देखिए आगे ग्रुप डिस्कशन है, इसमें आपको अपने ग्रुप में चर्चा करना है इस टॉपिक पे, राइजिंग पॉपुलेशन एंड डिफॉरेस्टेशन पे, ठीक है। उसके बाद कंपोजिशन में आपको लेटर लिखना है अपने फ्रेंड के पास, ठीक है, पोल्यूशन कंट्रोल करने के ऊपर। चलिए इसके बाद देखिए आगे है करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, ये जो नीचे वर्ड्स दिया हुआ है इसका स्पेलिंग गलती लिखा हुआ है, ठीक है, आपको इसको सही करना है, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको सही कर सकते हैं। एग्जिस्टेंस, स्पीसीज, ऑलरेडी, कंटिन्यू, इवेंचुअली, 40, 40, ठीक है, रिसोर्सेज, प्रॉब्लम, कंपेन। चलिए हम चलते हैं आगे। अगला जो आपका प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो, जो नीचे 4 वर्ड्स दिए हुए हैं इसी का फॉर्म का यूज करके आपको इन चारों में भरना है, ठीक है। आप इस तरह से इसको भर सकते हैं। पहला में गोज होगा, दूसरा में राइजिंग होगा, तीसरा में ग्रोइंग, चौथा में लॉस्ट, ठीक है। अब चलिए अगला जो प्रश्न है आपको इसमें मैच करना है, ठीक है, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। इन दोनों वर्ड का जो अर्थ होगा वह लगभग समान होना चाहिए। यहाँ ग्रीम को आप सीवर या हॉरिबल से मैच कर सकते हैं, इसका मतलब होता है विकट या भयंकर, ठीक है। डिसिसिव को आप डिसाइडिंग से मैच कर सकते हैं, मतलब निर्णयात्मक। इसके बाद है देखिए एफ्लुएंट, इसको आप वेल्दी से मैच कर सकते हैं, मतलब धनी या संपन्न, ठीक है। उसके बाद इनस्टेबल का मतलब होता है अनसेटिस्फाइड, मतलब लालची, ठीक है, लालची कह सकते हैं, इंसेटेबल। उसके बाद फेल्ड मतलब गिरा देना यानी कट डाउन, काट देना, ठीक है। सस्टेन मतलब संभालना या दूसरे को सहारा देना, इसको आप टू सपोर्ट पे मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको मैच कर सकते हैं। चलते हैं इसके बाद आगे। देखिए आगे ग्रामर सेक्शन है। इस ग्रामर सेक्शन में आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें जितना वर्ड्स जो दिया हुआ है ऊपर में इन्हीं का यूज करके क्या करना है, इसमें आपको फिल करना है 1 से लेके 10। आप इसको इस तरह से भर सकते हैं, वी शुड सर्व आवर मास्टर ऑनेस्टली, सोल्जर्स मस्ट ओबे देयर कमांडर, इट मे रेन टुडे, आई कैन। इसके बाद कुछ एक्टिविटी है, प्रोजेक्ट वर्क है। इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ ट्रांसलेशन है, हिंदी में लिखा हुआ है, आपको इस सभी स्टेटमेंट को क्या करना है, इंग्लिश में बदलना है। और इस तरह से आप इस ट्रांसलेशन को बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हेल्प लेकर आप पॉज करके लिख ले, इसको कंप्लीट कर ले, ठीक है। देखिए इस तरह से आपका यह जो अध्याय है यह खत्म हो गया, ठीक है। आपने इन सभी चीज़ों को अच्छे से कंप्लीट कर लिया, आपने स्टोरी को भी अच्छे से हिंदी में समझा। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके
जरूर बताइए। अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करें। और लास्ट में कहना चाहेंगे आप पढ़ते रहें, हमेशा खुश रहें।